नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है और रोजगार की उम्मीदें पाले उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जिन्होंने न जाने कितने वर्षों से अपनी ये उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी आस नहीं छोड़ी है कि सरकार उन पर कृपा करेगी, सरकार उनका अधिकार उनको देगी, सरकार उनके लिए भर्ती लेकर के आएगी और वो भर्ती परीक्षा पारदर्शी होगी, बगैर किसी तरीके के व्यवधान के, बिना अदालत गए, बिना किसी लिटिगेशन में गए, बिना प्रश्न पत्रों में किसी तरह की अड़चन आए हुए वो सामने आएगी, निकल करके जमीन पर उतरेगी, वो भर्ती होगी। ऐसी उम्मीद लगा करके बड़ी संख्या में युवा बैठा हुआ है। लेकिन ये सिलसिला है कि रुकता ही नहीं है। भर्ती परीक्षा घोषित होती है, फिर विवादों में जाती है। पुरानी परीक्षाओं के विवाद अभी खत्म नहीं हुए और नई की उम्मीद भी खत्म नहीं हुई। पर क्या वो उम्मीद उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में पूरी हो पाएगी या नहीं? सरकार अपने 5वें वर्ष में अपने कार्यकाल के पहुंच चुकी है और ऐसे में युवाओं की उम्मीद का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, उन शिक्षक भर्ती वाले जो दावेदार जिनको आप कह सकते हैं उनका क्या होगा? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिव कुमार मिश्र, जाने माने पत्रकार, और खास तौर पर इन विषयों को लेकर के एक पूरा लगातार अभियान वो चलाते रहे, अदालत से लेकर के जमीन तक वो लगातार ऐसे शिक्षक संघों के, ऐसे भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनके समूहों के लगातार एक तरीके से भावनात्मक उनको शक्ति देते रहे। शिव कुमार मिश्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। शिव भाई, ये जो चीज है, मतलब जो कोशिश सरकार को करनी चाहिए थी, जो बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पर रोजगार एक ऐसी चीज है जिसकी उम्मीद कोई छोड़ता नहीं, और सरकारी रोजगार की। युवाओं का क्या होगा? 4 साल तो कोई भर्ती परीक्षा ऐसा सच निकली नहीं और इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसीज हैं। सरकार कई बार अदालत में कई बार विधानसभा के अंदर, कई बार अदालत में ऐसे जवाब लगाती है जो हैरान करते हैं। अब शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का तो थोड़ा बहुत कल्याण देर आते आते कहते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी। मतलब जो बात आपने 17 में वादा किया था वो आपने 26 में आके पूरा किया, 9 साल बाद। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते। पर ये भर्ती परीक्षाओं के लिए कौन सा गाना फिट बैठेगा? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते बहुत। अब आप कहोगे क्या? आप 68,500 69,500 की भर्ती लाए, उसमें आपने पिछड़ा, दलित और सवर्ण संग्राम करा दिया है। दलित सोच रहा है कि हमारा हिस्सा सवर्ण खा गया, सवर्ण कहता है कि हमारा हिस्सा पिछड़ा खा गया। और दिन भर आप लखनऊ में रहते हैं तो दिन भर देखते हैं कि इको गार्डन के लिए बस कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से भर दी जाती है, कभी केशव प्रसाद मौर्य के आवास से, तो कभी राजभर के आवास से। मतलब ऐसा कोई मंत्री नहीं है जहां वो बेचारे जाते ना हो। और वो लाद के बस इतना करती है यूपी की पुलिस, उन्हें इको गार्डन ले जाती है, फिर वहां छोड़ देती है, फिर वहां 3-4 की संख्या में वो बेचारे रह जाते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में अफरा तफरी शिक्षक भर्ती को लेकर मची रही। बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल करो तो जब सदन में सवाल किया जाता है तो वो उसमें शिक्षा मित्र को भी सम्मिलित करते हैं, नियमित शिक्षकों को सम्मिलित करते हैं, अनुदेशकों को सम्मिलित करते हैं और डेटा बता देते हैं कि मेरे पास अपर प्राइमरी यानी जूनियर में 30 बच्चों पर और प्राइमरी में 24 बच्चों पर एक शिक्षक है। आपको मालूम है कि बहुत दिन पहले कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे। उसका रीजन था मेरे पास। 25,000 से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिए गए। कोई खबर करे तो उसे हो सकता है, तो जब कल यूएनआई बंद हो गई तो शायद अब सबको सोचकर खबरें करनी पड़ेंगी। और फिर नई व्यवस्था आ गई है, किसका चलेगा किसका बंद होगा। 25,700 कुछ विद्यालय बंद हो गए अवनीश जी। अगर 25,700 कुछ विद्यालय प्रचलित होते, 2 टीचर भी रखे जाते तो 54,000 कुछ पद, 54,800 पद सृजित हैं।
सीधे कोलाप्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई घोड़ागणित हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी अभी हमने आंकड़े मंगाए हैं, जल्द आपके साथ बैठ के एक दिन इस पर प्रोग्राम भी करना कि सरकार जा रही है चुनाव में, विपक्ष को भी पता होना चाहिए, सरकार को भी पता होना चाहिए। और जो आपने मुझे 2021 के अक्टूबर महीने में एक प्रेरणा दी कि शिव कुमार जी एक प्रोग्राम करिए, इस प्रोग्राम पर कोई काम नहीं करता है शिक्षा विभाग पर, और वो प्रोग्राम फिर इतना हिट होता चला गया कि 4 वर्ष लड़ाई लड़ी गई। 4 वर्ष के बाद जब 5वें वर्ष में घुसे हैं तब उन्हें 8,000 रुपया की राहत राशि मिली। और ऐसे ही नहीं मिली, उसमें कोर्ट, अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब जगह, और जितने भी याचिका करता रहे उन्हें अपने दफ्तर में रुकने, ठहरने, बैठने, सोने की व्यवस्था भी दी। और इस सब के बावजूद ये मुद्दा वहां तक पहुंचा। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश में अगर भर्ती नहीं निकलेगी तो क्या होगा। आप विचार कीजिए कि जो बच्चा 2019 में 18 वर्ष का था वो आज 2026 में यानी 8 वर्ष बाद 26 साल का हो गया। 2 साल बाद अगर सामान्य, 3 साल बाद नौकरी से चला जाएगा। 1 साल अभी यही सरकार रहेगी तो भर्ती निकालेगी नहीं, केवल घोषणा करेगी हम भर्ती लाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं। नहीं, और वो भी भर्ती अगर घोषित भी हो गई वो साल भर में हो जाएगी, ये बड़ी बात है। वही तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि भर्ती नहीं होगी, वो घोषणा होगी। और घोषणा के बाद अगर भर्ती हो भी जाए तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा ये कौन तय करेगा। और पेपर लीक होगा तो दोबारा कब परीक्षा होगी, वो होगी भी कि नहीं होगी, तो एक सवाल नहीं। और ऐसा नहीं है कि अकेले ये उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो, पूरे देश में पेपर लीक का मामला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं चले जाइए आपको पेपर लीक के मामले मिले। और इन पेपर लीक का हमें तो नहीं पता लगती है, हमारे गृह मंत्री कह देते हैं कि हम ये कर देंगे, फला कर देंगे, लेकिन पेपर लीक का कोई तोड़ आज तक नहीं निकला। युवाओं का सब कुछ तबाह हो गया। अवनीश जी, आप जाते हो तो नीचे क्या मिलता है पता नहीं, सरकार कहां से अपनी रिपोर्ट मंगाती है, पता नहीं सरकार के आंकड़े क्या होते हैं। लेकिन अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या देश का विकास होगा। भाई रोजगार मिलेगा, जेब में पैसे आएंगे, मार्केट में जाएंगे, सेल परचेज करेंगे, आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। जब सेल परचेज ही बंद हो जाएगी तो होगा क्या। आप देख रहे हैं कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। युद्ध में भारत का मतलब व्यवस्था को संविदा पसंद है, मतलब कोई आउटसोर्सिंग कंपनी पसंद है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से टीचर लग जाएं, पुलिस वाले भी भर्ती हो जाएं, कल को होमगार्ड भर्ती हो जाएं, कल को इंजीनियर भर्ती हो जाएं, डॉक्टर भर्ती हो जाएं। एनआरएचएम में तो वैसी ही भर्ती हो रही है, दूसरे अन्य विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के तमाम जगहों पर ऐसी ही भर्ती हो रही है। मतलब आपका इतना उन पर दबाव रहे कि आप जब चाहें तब उनको बाहर कर दें, या वो पूरे टाइम इतना डरे रहे कि वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच के साथ काम नहीं कर पाए, वो किसी की कृपा पर काम करते रहेंगे, पूरी की पूरी नौकरी। ये व्यवस्था जो है वो हम लेकर के आ रहे हैं। मतलब ये क्या होगा इससे, मुझे तो ये समझ में आता है कि आउटसोर्सिंग की इस व्यवस्था से आप एक पॉलिटिकल कैडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। आउटसोर्सिंग आपको एक कैडर देता है कि आप अपने कार्यकर्ता को या कार्यकर्ता के रिश्तेदारों को या विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को आप नौकरी दे देंगे उनके माध्यम से। कल को अगर नई सरकार आ गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, तो उनको हटा के अपने कार्यकर्ताओं को भिड़ा देगी, और वो एक वर्क फोर्स, एक पार्टी फोर्स की तरह आपके लिए काम करेगी कि आपकी रैलियां करवाएगी, आपके झंडे उठाएगी, आपकी वोटर लिस्ट ठीक करवाएगी। ये मकसद दिखाई पड़ने लगा है मुझे अब, खास तौर पर जब मैंने एसआईआर में देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है और कौन लोग काम कर रहे हैं। जातियों के आधार पर लोग काम कर रहे थे, जातियों के आधार पर सूची बन रही थी, तब ये समझ में आया कि ओहो, गेम कितना गहरा है, और इसलिए भर्ती परीक्षाएं इस रूप में सामने नहीं आ पा रही। और फिर जो आंकड़े मैंने ग्रॉक से आंकड़ा मांगा था, आपका आंकड़ा तो खैर आप ले आएंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, पर ग्रॉक से मैंने आंकड़ा मांगा, उसने पहली ही लाइन में लिख करके दिया कि पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल रही है। उसने कहा कि मुख्य चुनौती उसकी क्या है। सबसे पहली चुनौती कोर्ट केस, दूसरी चुनौती टीटी की परीक्षाओं में देरी, चौथी बात उसने कही है प्रशासनिक मुद्दे और पुरानी भर्तियों की लंबित प्रक्रिया।
और कहा कुल रिक्त पद जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास, इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक के बने रहे, बावजूद 18 से 22 के बीच में उसकी पूर्ति पर फोकस बना रहा, लेकिन काम हुआ नहीं। अवनीश जी, एक बड़े सवाल पर अभी भी विचार नहीं हो रहा है। सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि बिना टेट पास जो टीचर हैं उन्हें या तो 2 वर्ष में अपना टेट कर लेना चाहिए या 5 वर्ष बाद वो इस सेवा से सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे 2,20,000 लोग हैं, तो क्या सरकार ने कोई तैयारी कर ली है कि इकाई इन्हें सेवानिवृत्ति दे दी गई तो 2,20,000 शिक्षकों को हम कहां से लाएंगे? क्या सरकार की कोई तैयारी है? और 2,20,000 कोई छोटा सा आंकड़ा नहीं है अवनीश जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत विद्यालय बंद हो जाएंगे, ढेरों। आज भी एकल विद्यालय चल रहे हैं, शिक्षा मित्र चला रहा है। दिया है सरकार ने, तो एक आंकड़ा दिया है, वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। उसने आंकड़ा दिया है करीब 1,93,000 के आसपास की भर्ती का मेगा ड्राइव चलाने की बात कह रहे हैं। पर फिर मेगा ड्राइव क्यों चलाएंगे? अभी आपने खुलासा कर तो दिया कि वो आउटसोर्सिंग कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग वाला शिक्षक बीएलओ बनेगा, आउटसोर्सिंग वाला शिक्षक मतगणना में जाएगा, आउटसोर्सिंग वाला शिक्षक जनगणना में जाएगा। तो हम जैसे चाहेंगे वैसे आंकड़े देंगे, हम जैसे चाहेंगे व्यवस्था करेंगे। भाई सरकारी टीचर तो डरता है कि कल सरकार बदलेगी, हमारी पेंशन रुक जाएगी, हमारी तनख्वाह रुक जाएगी। आउटसोर्सिंग वाले का क्या रुक जाएगा? अभी एक और भी काम करता है भाई, नौकरी भी तो खबर बताएं अंदर की कि गोरखपुर की एक ब्लॉक से शुरू हुआ है, एक एनजीओ को एक पूरी ब्लॉक दी गई है, चरगामा ब्लॉक। चरगामा ब्लॉक में उस एनजीओ को कुछ स्कूल दिए गए हैं, उन स्कूलों की देखरेख वो एनजीओ करेगा, और उसके बाद जब उसकी वो सिस्टम सेट हो जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। तो जो अभी आप आउटसोर्सिंग की शिक्षक की भर्ती, हम तो स्कूल ही आउटसोर्सिंग पर दिए दे रहे हैं। हमें क्या जरूरत है वो आउटसोर्सिंग वाला शिक्षक लाएगा, अनपढ़ लाएगा कि गांव से किसान पकड़ के कह देगा भैया पढ़ा देना जरा, थोड़ी देर हमारे शिक्षक चले गए हैं। तो क्या होगा शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था तो तार तार हो रही है, और इस पर कोई भी गहनता से विचार नहीं करता है। मैं तो कभी कभी बड़ा अपने मुख्यमंत्री जी की स्पीच सुनता हूं तब भी हैरान रह जाता हूं। उन्होंने अभी विधानसभा में उदाहरण दिया कि एक बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें उनके नाम ही याद नहीं थे, वो कह रहे थे वो कौन थे वो कौन थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप उनकी बात कर रहे हो, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो पूर्ववर्ती सरकार के थे। अभी बात तो सही है, उन्होंने उनके बारे में जो कहा उससे मुझे मतलब आपत्ति नहीं है। नहीं दिक्कत ये कि लेकिन आपने बदलाव क्या किया? वही मैं कह रहा हूँ, दिक्कत ये है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री को भी कितनी बातें पता है, इसका भी टेस्ट उनको 1-2 बार ले लेना चाहिए। हाँ, वर्तमान मंत्रियों को कितना पता है, गुलाबो देवी जी को कितना पता है, उपाध्याय जी को कितना पता है, संदीप जी को कितना पता है। पूर्वांचल से ही आने वाले एक बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे, आप यकीन करेंगे वो 5वीं पास थे। वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, एक सरकार में थे। मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, पर एक सरकार में मैं समझ गया। और दुर्भाग्य देखिए ना शिव भाई, और माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो ये बात माननी पड़ेगी, मतलब सरकारों को जाने क्या हुआ, ऐसे मंत्री बनाए जो जेल की सलाखों के पीछे गए, इस वजह से उस वजह से पर गए। किसी की जमीन कब्जा कर ली, विद्यालय के लिए कर लिया, नकल पर काम कर दिया, ट्रांसफर पर, जाने क्या क्या किया। बहुत हैरानी हुई, और इसने शिक्षा के इस स्तर को इतना गर्त में डाल दिया। आप मतलब कोई डायनेमिक आदमी आपको शिक्षा के लिए लगाना चाहिए। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर पे इतना अच्छा काम करते हैं, पर अगर शिक्षा पर काम। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मुझे अभी किसी ने कल परसों फोन किया था, अगर आपने गौर किया, यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा होर्डिंग विज्ञापन निकाला था अभी ये 4 साल पूरा होने के, और मुझे उन विद्वान व्यक्ति ने ये इंगित किया कि इतना कुछ इस पूरे उसमें लिखा हुआ है बॉस, लेकिन इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या हुआ ये नहीं लिखा है। और जिस राज्य के लिए सरकार अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ कर पाई है, वो अगर बता पाने की स्थिति में नहीं होगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप गवर्नेंस कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, ठीक है, आपने और चीजों पर काम किया, पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बुनियादी चीज है। और हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, मतलब आप
केवल झुंझुना पकड़ा करके 4 साल गुजर गए। ये झुंझुना कब तक बजाते रहेंगे युवा? और भाई जैसे आपने कहा कि 26-27 साल उम्र है, 2 साल 3 साल और इंतजार करना पड़े। मान लीजिए नई सरकार भी आई, वो भी भर्ती परीक्षा ले आएगी, कम से कम 2-2.5 साल लगेगा गिरी हालत में, तो आउट ऑफ एज हो जाएगा वो। आपको एक याद दिला दे, 32,022 बीपीएड की भर्ती हुई थी 2013 में अखिलेश यादव के द्वारा। वो भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। उसके सभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब 13 से आज आप जोड़ लीजिए 26, 13 में जो बच्चा 25 वर्ष का होगा वो 38 वर्ष का हो गया है। आज भी 4 लोगों के फोन आए कि सर हमारी भर्ती का भी उद्धार करा दो। आपने अनुदेशक शिक्षा मित्रों को तो मानदेय दिलवा दिया है, हमारा भी कुछ उद्धार करा दो। अब आप बताओ 38-40 वर्ष का क्या उद्धार करेंगे? और वो अभी भी इसी प्रक्रिया में कि ये 32,022 की जो भर्ती पड़ी हुई है, एक दिन मुख्यमंत्री का दिमाग निगाह बदलेगी, मुख्यमंत्री सोचेंगे हमारे प्रदेश के बेरोजगार ये फंसे हुए हैं 32,022 में, तो इनके पद सृजित कर दें। उसमें कुछ नहीं है। पहली बात तो ये अवनीश जी, हमारे यहाँ भर्ती आती नहीं, आ भी जाए तो पर्चे पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक से भी बच जाए किसी भी तरीके से तो हमारे में से ही एक संवर्ग कोर्ट चला जाता है कि भैया ये पेपर तो गलत हो गया, हम भी भरने वाले थे लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और इसी में हमारे पूरे प्रदेश में जितना भर्ती का बुरा हाल पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जब हमने शिक्षा पर काम किया तो हमने मध्य प्रदेश भी देखा, हमने राजस्थान भी देखा, हमने हरियाणा भी देखा। अब आपको कल बताएं कि जब अशोक गहलोत सरकार से जा रहे थे तो एक सवाल मैंने उनसे पूछा, अंतिम दौर में हमारी उनकी मुलाकात हुई, सवाल पूछा, हमने कहा आपने 10 वर्ष वाले शिक्षकों के बारे में क्या सोचा और 20 वर्ष से ज्यादा नौकरी कर चुके उनके बारे में क्या सोचा? अरे यार ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। 4-5 दिन बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो 10 वर्ष से शिक्षक हैं उन्हें हम 29,500 रुपया पे नियमित करते हैं और जो 20 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें 58,000 रुपया पे नियमित करते हैं। अब ना कोई कानून है, ना कोई नियम है, ना कोई प्राविधान है, हो गए। अब अगली सरकार आएगी, कोई अदालत चला जाएगा, हो गया ऐलान, दीने एलआई का ऐलान हो गया, फैसला हो गया। जैसे 2015 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपए अखिलेश यादव सरकार ने कर दिया, दूसरे लोग कोर्ट चले गए, 2017 में सब घर बेघर हो गए। मालूम है 8,000 लोग मर गए। लोगों ने कार का लोन ले लिया, घर का लोन ले लिया, किसी ने बेटी की शादी तय कर ली और पता चला तनख्वाह फिर 1/3 पे आ गई। 1/3 पे कहां गई थी सर? 25% रह गए, 10,000 रह गए, 1/3 भी कहां थी? 40 से सीधा 10। और सरकार ने क्या एक नया स्लोगन बनाया कि अखिलेश यादव सरकार में पहले 3,500 मिलते थे, हम 10,000 दे रहे, वो 40,000 का जिक्र ही नहीं करते थे कि 40,000 भी कभी मिले। कितना बढ़िया शानदार प्रोग्राम बनाया। मौजूदा हालत में अवनीश जी, शिक्षा अगर उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला दौर बड़ा विकराल हो जाएगा। बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट होता है प्राइमरी में। गांव का बच्चा कक्षा 5 तक प्राइमरी में जाता था। ये मर्जर जो व्यवस्था आई, इससे जो गांव-गांव शिक्षा की व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार ने जो चलाई, वो ड्रॉप आउट हो रही है। स्कूल बंद हो जाएंगे। आपको मालूम है कि गरीब का बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता तो वो 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पढ़ने नहीं जाएगा। शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा। देश की 3 समस्याएं मूलभूत होती हैं, दवाई, कमाई और पढ़ाई। अगर इन तीनों समस्याओं पर देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे, उस देश में किसी भी हालत में विकास संभावित नहीं है। आपको बता दें, केरल में जो एजुकेशन है वो 100% है, तो 100% की वजह से ही तो केरल खुशहाल है। आज गल्फ कंट्रीज से सबसे ज्यादा अगर रेमिडेंस आती है तो वो केरल में आती है। क्यों आती है? लोग पढ़े लिखे या बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा आता है। हमारा उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या इस पर चर्चा होती है? क्या इस पर बात खुले मन से होती है? यहाँ चर्चा होती है धर्म की, यहाँ चर्चा होती है समाज की, यहाँ चर्चा जातियों की होती है। देखा नहीं यूजीसी को लेकर कितना बवाल कटा हुआ है। मैं अभी आपको बता दूं, कल मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम गिर गए थे, उन्होंने फोटो भेज दिया, हमने उस पर पोस्ट लिख दिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात की है। एक साथी ने कमेंट किया राजस्थान से कि इस महामानव ने अब आपको आपकी औकात में और आपके कुल नाश के लिए SC/ST एक्ट के जरिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बीमार है, उनका घायल अवस्था का फोटो है, ना यहाँ यूजीसी की चर्चा है, ना यहाँ SC/ST एक्ट की चर्चा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं किस ओर जा रहे हैं हम, कितनी नफरत है, कितनी नाराजगी है, ये जो एग्रेसिवनेस है इतनी बढ़ चुकी है कि हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आज आपने देखा मथुरा में क्या हुआ, एक ट्रक रोका गया,
कि इसमें गौवंश है। ट्रक में गौवंश नहीं है, ये वहां के पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं। वो फरसा बाबा पीछे से गाड़ी आती है, हिट करती है, खत्म हो जाती है। बाद में आप देखते हो पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, धुआं हुआ, फायरिंग हुई, वाहन 8-9 घंटे फंसे रहे। अब विचार ये कीजिए, जो अवनीश जी उस हमले के निकट गाड़ियां खड़ी होंगी, उनके ड्राइवरों पर क्या बीत रही होगी, उनमें बैठे लोगों पर क्या गाड़ी हो सकती है, हमारी आपकी गाड़ियां हो सकती हैं, हम उस रास्ते से गुजर रहे हो सकते हैं। उन्मादी भीड़ तो किसी को नहीं देखती, उन्मादी भीड़ तो किसी को नहीं देखती है। खैर, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि जो चाहे अगर आप उनको शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, रोजगार परक शिक्षा नहीं देंगे, ये कितनी लेयर्स इससे जुड़ी हुई हैं। स्कूल कॉलेजेस का बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है। नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर ये उस पढ़ाई की तरफ जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे क्या और करेंगे क्या? मतलब क्या इनको ठेला खुलवाने के लिए केवल हमने धरती पर लेकर के हम आए? एक तरफ संघ प्रमुख कहते हैं कि भैया आबादी बढ़ाइए, 3 लोग 4 बच्चे पैदा करिए, 5 बच्चे पैदा करिए, पर उन बच्चों को धरती पर ला करके आप कराएंगे क्या? किस रूप में उनको कुशल नागरिक बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? और फिर कुशल नागरिक बनने में एक बड़ा रोल शिक्षक का भी है। अगर शिक्षक या मार्गदर्शक ही संघर्ष करता हुआ सड़क पर दिखाई देगा, मान लीजिए कि मास्टर साहब आपके प्राइमरी स्कूल के या जूनियर हाई स्कूल के मास्टर साहब बैठे हुए हों और वो रोजाना आंदोलन करने लखनऊ आ रहे हों, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो रोज आंदोलन की चिंता करेंगे। कोई एफआईआर हो गई तो मुकदमे की पैरवी में जाएंगे, मुकदमे की पैरवी से खाली होंगे तो और फिर क्या बदले में क्या मिलेगा? पता नहीं कब क्या मिलेगा। कोई वही सरकार जैसे 17 की घोषणा 26 में हो गई, 17 में वादा हुआ था, 26 में घोषणा हो गई, अब 26 में कोई एक नई लड़ाई शुरू करेंगे। मेरा मानना है कि इन सब चीजों पर तो एक सुप्रीम कोर्ट को या किसी एक सिस्टम को या खुद प्रधानमंत्री को, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं दुनिया में हल हो रही, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं पर बात हो रही है दुनिया में, हम अपने दुश्मन देशों से भी बात करते हैं। एक बार सबको बुलाकर बात कर करके ये जो शिक्षा से जुड़ी हुई इरेगुलरिटीज है पूरे देश के स्तर पर, इनको बुलाकर इसका सामूहिक समाधान क्यों नहीं कर लिया जाता? सुप्रीम कोर्ट कर ले, प्रधानमंत्री कर ले, शिक्षा मंत्री कर ले। क्योंकि आप खड़ा क्या कर रहे हैं? किसानों की तरह एक शिक्षकों का भी ऐसा तंत्र खड़ा कर रहे हैं कि कल को आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये ऑर्गेनाइज हो गए तो भी एकजुट होकर के अगर आपके खिलाफ किसी मुद्दे पर हल्ला बोल देंगे, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, कुर्सी का पौवा टूट जाएगा आपके, आप संभाल नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं रहे कौन से वर्क फोर्स, कौन सा एजिटेशन फोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं अपने सामने। ये बड़ा चैलेंज है शिव भाई, और मैं आपसे भी समझना चाहता हूं क्योंकि आपका अनुभव बहुत सारे लोगों से बातचीत करके काफी है। सल्यूशन क्या है? लोग सल्यूशन क्या बताते हैं इसका? तो सिर्फ एक है कि शिक्षा विभाग में पहले सारे रिक्त पदों की जानकारी की जाए, जिले वाइज पद निकाले जाएं, स्कूल बंद करने की प्रक्रिया रोकी जाए, बच्चे कैसे आएंगे इस पर फोकस किया जाए, और बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं उसका फोकस सरकार समझ नहीं रही है। 32 काम करता है शिक्षक अवनीश जी, 32 काम करेगा तो क्या वो पढ़ा पाएगा? जब वो पढ़ा नहीं पाएगा तो बगल में जो कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, बच्चा वहां चला जाएगा। यहाँ केवल आएगा मिड डे मील खाने आएगा, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, मिड डे मील खाने आएगा, और आएगा जो वजीफे के रुपया मिलेंगे, बस्ते के पैसे मिलेंगे, शर्ट के पैसे मिलेंगे, स्वेटर के पैसे मिलेंगे, जूते के, उसके लिए आएगा। अब उसकी झंझट हो गई खत्म, क्योंकि उसमें सीधा पिताजी के वो अपना नामांकन यहाँ करा लेगा, फिर वो अपना नामांकन पढ़ेगा वो दूसरे स्कूल में। ये चल रहा है, खूब जमकर चल रहा है, चीजें मिलती रहे। ये मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा हो, बड़े पैमाने पर। लिए आप नाम लिखवा रहे होंगे और वो लड़का कभी कभार यहाँ आ जाता होगा, बाकी वो जाके पढ़ता बगल के स्कूल में होगा। तो जब भर्ती पूरी हो जाएगी, विद्यालय में टीचर होंगे, पहले तो शिक्षक से काम बचने चाहिए। आपको पता होगा एक हमारे यहाँ शिक्षा निदेशक आए, तब बेसिक शिक्षा निदेशक का पद होता था, उनके भी कई एनजीओ काम करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, और उन्होंने बेसिक शिक्षा को बर्बादी के कगार पर ले जाकर पलट दिया। मुख्यमंत्री जी के विश्वस्त सहयोगी थे। आप ये समझो 62 वर्ष की आयु थी शिक्षा मित्र अनुदेशकों की, उनकी घटा के 60 कर गए, इसमें कोई लेना देना नहीं था। सरकार को 2 वर्ष कम कीमत पर शिक्षक मिल रहे थे, अब उनकी फिर मांग शुरू हो गई, हमें 62 वर्ष। कई चीजें हैं जो शिक्षा विभाग को दीमक की तरह खा रही हैं, और
अगर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से प्रदेश में अन्य विभागों पर शिकंजा कस रहे हैं, अगर बेसिक शिक्षा विभाग में कस दें तो आज भी कम से कम दसियों हजार शिक्षक फर्जी कागजात से जो नौकरी आज भी पा रहे हैं उन्हें ही बेदखल कर दो। जब आपके पास अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मौका दे रहे हो? आपको पता है कि देवरिया में कितने शिक्षकों की रिकवरी हो रही है? 1-1 करोड़ की रिकवरी हो रही है। आपको पता है कि मैनपुरी में कितने की रिकवरी हो रही है? एक महिला शिक्षक तो 7 जगह से सैलरी उठा रही थी। नहीं, पर इसकी वजह है ना, अगर आप भर्तियां जिला स्तर पर, जैसे आपको याद होगा कहाँ गलती कहाँ होती है, जब शुरू में आप ओरिजिन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपने इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत डीपर लोकल, हाइपर लोकल लेवल पर रखा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो जिले से बाहर नहीं जा सकते। भाई अगर आप इनका सेंट्रलाइज भर्ती करते तो सेंट्रलाइज मतलब वो 7 जगह से वेतन लेने की स्थिति नहीं आती। दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ा प्रॉपर होता, ऑथेंटिक होता। ये सब चीजें सरकारों ने कभी सोची ही नहीं। जैसे आपने कहा ना कि वो दीने इलाही का ऐलान हो गया, वो फैसला हो गया कि भाई अशोक गहलोत ने कह दिया कि इनको बस अब आप कल से इस वेतनमान पर रख दें। अरे भाई साहब, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती। वो जमाना चला गया कि आप ये कल फिर हो गया। कल रख लो। कल अतिथि शिक्षक हरियाणा में जो थे वो 57,000 पे नियमित कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार करती है, सभी सरकारें सब करते हैं। सब वोट के लिए बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, सब बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। जब अपनी बारी आती है तो फाइलें लेकर के कोर्ट के अदालतों के चक्कर लगाते हैं, और उससे पहले सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ता वोट का लाभ लेने के लिए चुनाव में घोषणा कर देते हैं, या चुनाव से 6 महीना पहले इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आपको नौकरी दे दी, आपके लिए फैसला कर दिया। अब आप देखिए ना, बिहार में चुनाव हो गया, बिहार में चुनाव के बाद 10 लोग भी भर्ती नहीं हुए तब से, उससे पहले बस साइन होकर भर्ती हो रहे थे। भर्ती की तो बात छोड़ दो, जो 10,000 रुपया खाते में ट्रांसफर कर दिया उसके चक्कर में होली पर तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह रोकनी पड़ी है, बजट ही नहीं है। वो तो सार्वजनिक बात है, उसे सब छोड़ दो, भर्ती तो छोड़ दो। जो काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह होली पे सरकार नहीं दे पाई। अब आप बताओ क्या होगा इस देश के विकास का? और सबके पिछले 10 साल में, अवनीश जी, पिछले 10 वर्ष में अगर डेटा पर आप बात करो तो हर राज्य का बजट 2 गुना हो गया है। भर्ती एक नहीं की किसी ने, किसी भी विभाग में नए पद सृजित नहीं हुए, और कारोबार दुगना हो गया। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बड़ी जिम्मेदारी से सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि शिक्षा अगर मजबूत नहीं होगी तो प्रदेश का या देश का विकास किसी भी हालत में संभव नहीं है। अभी तो एप्स पर आए हैं, हम कह रहे हैं ऑनलाइन खरीद कर लो। भैया हमें जब आता होगा लिखना पढ़ना तभी तो खरीद कर पाएंगे। हम जब जानते ही नहीं है कि हमें कहाँ ओटीपी कहाँ आएगी। आपको मालूम है कि ओटीपी से रोज फ्रॉड हो रहा है। सुबह ही हमारे पास कल अवनीश जी, कल एक फोन आया कि वो सर आपका नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मेरे बेटे का नाम आता है उस पर यूपीआई पे। और फिर जब मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा कि आपका नाम शिव कुमार मिश्रा है। हमने कहा हाँ। कि वो साहब ने कुछ कहा था पैसे डालने को। हमने किस साहब ने कहा है? वो समझ गया कि ये आदमी समझ गया, फोन काट के चला गया। तब से उसका लगातार स्विच ऑफ है। हमने पूछा शायद कोई पैसे दे रहा हो, भाई हम नहीं गलत, उससे मना कर दिया। तो ये दौर चल रहा है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो रोज स्कैम में फंसेंगे। अच्छे पढ़े लिखे फंस जाते हैं। अब अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? एक सवाल ले लेते हैं कि अब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर ये भर्तियां दिल खोलकर, मन साफ कर करके, कुछ लोगों की भर्ती नहीं हुई, कुछ ये जो अटकी हुई चीजें इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, तो क्या महज अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था बढ़ा करके सरकार को मुतमईन हो जाना चाहिए कि वो सत्ता में कम से कम इनका वोट तो पा रही है वापसी के लिए। अब मुतमईन तो अखिलेश भी हो गए थे 2014 में, 40,000 करके वो 40 सीटों पर आ गए। तो मुतमईन तो वो भी हो गए थे, क्योंकि जो आर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का वो योगी आदित्यनाथ सरकार में आया था, अखिलेश की सरकार में नहीं आया था कि इन्हें निकाल दिया। सरकारी नौकरी में थे ही, सरकारी नौकरी में थे। और मुतमईन तो मायावती भी हो गई थी रोजगार देके कि हम वापसी करेंगे। अब मैं तो उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं, मैं किसी की सरकार हटाने बढ़ाने का मेरी तो क्षमता नहीं है। और सबसे बड़ी अवनीश जी बात बताऊं कि जिस पर कोई विचार नहीं करता है, 2024 का चुनाव से पहले एक इलाहाबाद में आपने देखा था एक विवाद हुआ था भर्ती पेपर को लेकर, आरओ पेपर का एक विवाद हुआ था चंद दिन पहले। अखिलेश यादव ने उसको हर सभा में बड़े
ढंग से उसको समझाया कि एक जिले के 50,000, एक विधानसभा पे 45,000, लोकसभा पे 2 लाख, अगर इतने ही बच्चे नाराज होके वोट हमें कर जाएंगे, मुझे नहीं मालूम परिणाम कैसे आए, लेकिन परिणाम उनके हिसाब से आ गए। अब इस बार भर्ती को लेकर उन्होंने फिर गुणा गणित लगा के कहा कि 30,000 बेरोजगार हर विधानसभा पे, 35,000 बच्चे अगर सरकार गिरा देंगे। मैं एक बहुत लंबी बात कह रहा हूं, सरकार के लोग सुने और समझे और विचार करें। तो फिर 35,000 विधानसभा पे, 50,000 लोकसभा पे, 3 लाख वहां, 2 लाख वहां, क्या होंगे नतीजे आपके सामने होंगे। तो सरकार को, जो अनुदेशक शिक्षा मित्र को इन्होंने थोड़ा सा दाना डाला है, उससे वो संतुष्ट है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आंगनवाड़ी अपना रोना रो रही है, ग्राम पंचायत सहायक अपना रोना रो रहे हैं, राशन डीलर कह रहा है कि हमें कमीशन और दो। बीच में वो महीने का राशन खा जाते हैं, उसका जिक्र नहीं करते कि हम एक ही बार में 2 बार का अंगूठा लगवा के हम 1 महीने का राशन भी पी जाते हैं, इस पर वो नहीं कहते हैं कुछ भी। तो कई चीजें हैं, सरकार कई मोर्चे पर है, और सरकार, इसका क्या असर पड़ेगा युवा बेहतर जानता है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार 2 करोड़ रोजगार के नारे से बम्पर जीत के साथ आई, और लगभग मुझे लगता है कि 89 के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत की सिंगल पार्टी बनके सत्ता में आई थी। सिर्फ 2 करोड़ रोजगार, और उस 2 करोड़ रोजगार की वापसी नहीं हो पाई, उसका कोई आज तक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया। अब युवा समझ रहा है, नहीं हो पाया। 10 वर्ष तक युवाओं ने भरोसा किया कि हमें मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी सोचेंगे। अब उसका परिणाम चाहते हैं लोग। अब चाहते हैं कि जो हमने आपको वोट दिया है उसका हमें भी लाभ मिले। मैं नहीं मालूम, यूजीसी को लेकर आप देख ही रहे हो, हाय तौबा मची हुई है। फल हर जाति को, हर समाज को। अब सरकार अगर ऐसे मैनेज करना चाहे, मान लीजिए उन्हें लगा कि हमसे लोकसभा में कुर्मी वोट नाराज हो गया, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी दे दिया। फिर उन्हें लगा कि निषाद वोट भी नाराज था, तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन निषाद समाज से दे दिया। लेकिन उन्हें अभी भी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नाराज नहीं है, वो भले ही हमसे कुछ कहे, लेकिन वोट वो लेके कहीं नहीं जाएगा, इसलिए ब्राह्मण के खाते में कुछ आने वाला नहीं है। उसे इसी तरीके से सब कुछ मिलेगा। वो अगली बाटी चोखा की पार्टी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। तो युवा अगर करवट बदलता है तो परिणाम बड़े भयंकर होंगे। युवा के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, युवा ही कर्णधार है, और ना युवा को रोजगार है, ना उसे शिक्षा की रास्ता दिख रही है, तो वो सवाल तो करेगा। इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाना भी, अवनीश जी, एक बड़ी परीक्षा है। 20 लाख। मुझे लगता है कि यूजीसी का जो इम्पैक्ट है वो यूथ पर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, और यूथ बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के सक्रिय है। और ऐसे में सरकार के लिए तो बड़ा जरूरी है कि वो यूजीसी के काउंटर में कम से कम एम्प्लॉयमेंट लेकर के आए। जो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं लेकर के आएगी और यूजीसी को लेकर के इसी तरीके से आक्रोशित रहेगा युवा, तो उसको वापस 10 साल पहले वाले मुद्दों पर, मैनिफेस्टो पर, सांस्कृतिक मैनिफेस्टो पर, या जो कम्युनल मुद्दे होते हैं, या धार्मिक मुद्दे हैं, या डेवलपमेंट है, या लॉ एंड ऑर्डर है, इन मुद्दों पर वापस अपने मंच पर लाना इतना आसान नहीं रह जाएगा। नहीं, अब सब देखो अवनीश जी, 2014 के और 2017 से आज अगर तुलना करोगे तो नहीं हो सकती। 2014-17 में इतनी बड़ी तादाद में एंड्रॉयड फोन नहीं थे, इतनी बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर लोग नहीं थे। 2021 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा 2021 में, तो उसके बाद लोग जागरूक हो गए हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन पर है। खबर की उम्र महज 30 मिनट है। 30 मिनट में अगर आपने कोई खबर बढ़िया सी रिपोर्ट कर दी तो वो खबर है, वरना 30 मिनट में तो खुद हर मोबाइल पे खबर पहुंच जाती है। ऐसे खबरी दौर में आप ये कहो हम कोई चीज छिपा लेंगे, आंकड़ों में छिपा लेंगे, तो मुझे मुश्किल दिखता है। युवा नौकरी के लिए रोज प्रयासरत है। अभी जब आपने एक जो पद आयोग का सृजित किया, उस पर पूर्व डीजीपी को नियुक्त किया, तो लोगों को लगा कि एक बार नियुक्ति हुई है तो कुछ पद सृजित होंगे। हालांकि चर्चा है कि 20-26 हजार के करीब पद वो सृजित करेंगे, या 25 हजार, जो भी करें, लेकिन कैसे करोगे? 3 महीने बचे हैं आपके पास, 3 महीने में भर्ती पूरी हो नहीं सकती, तो करोगे क्या? एक फार्म से आप 1,000 500 रुपया और वसूल कर लोगे। एक फार्म से 1,000 500 रुपया वसूल कर लोगे। 26,000 पद होंगे, और माफ भी तो कर सकते हैं, मतलब चुनाव है तो 26 लाख फॉर्म होंगे। 26 लाख, ये बता रहा है कितनी बेरोजगारी है।
चलिए, मुझे ये लगता है तय करना सरकार फॉर्म का पैसा ही माफ कर करके थोड़ा अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश करेगी। शिव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और खास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा यूपी के बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 2027 में एक बड़ा सरदर्द बन सकता है, और यूजीसी के एक तरीके से कहें प्रभाव में ये संघ के लिए भी चिंता का विषय है। कल हुई समीक्षा बैठक में और आज हो रही कोर ग्रुप की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वर्कर्स के समायोजन को लेकर के और यूजीसी को लेकर के संघ और बीजेपी दोनों चिंतित हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पैरों तले जो जमीन है, सियासी जमीन है, युवा उसको कहीं ना कहीं कुरेद रहे हैं। और एक बड़ी चुनौती है, कैसे हल होगी, सरकार क्या कुछ करेगी। हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार करे, युवाओं का चाहे जैसे भला, सरकार बना करके, सरकार को रिपीट करके, सरकार को उखाड़ के फेंक करके, जिस तरीके से भी भला हो, हम यही चाहेंगे कि युवाओं का भला। बहुत बहुत धन्यवाद शिव भाई इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, नमस्कार। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विमर्श पर, और आपसे मुलाकातों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। देखते रहिए ब्रेकिंग ट्यूब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।